मुंबई की वो सुबह कुछ ज्यादा ही चमकदार थी। बिल्कुल आर्यन सिंघानिया के करियर की तरह। फिल्म सिटी के स्टूडियो नंबर 7 के बाहर वैनिटी वैनों की कतार लगी थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी और सबसे आलीशान वैन आर्यन की थी। अंदर एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट के बीच आर्यन आईने के सामने खड़ा था। वो अपनी ठुड्डी को दाएं बाएं घुमाकर देख रहा था। एक भी बाल अपनी जगह से हिलना उसे बर्दाश्त नहीं था। परफेक्ट, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम और अहंकार ज्यादा था। वो जानता था कि वो खूबसूरत है। 6 फीट 2 इंच का कद, ग्रीक देवता जैसी तराशी हुई बॉडी और ऐसी आंखें जिनमें डूबने के लिए देश की करोड़ों लड़कियां बेताब थीं। उसे गॉड ऑफ ब्यूटी कहा जाता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान जब किसी को बहुत ज्यादा देता है तो कभी-कभी इम्तिहान भी उतना ही बढ़ा लेता है। बाहर सेट पर अफरा तफरी मची हुई थी। सैकड़ों लोग इधर उधर भाग रहे थे। कैमरामैन लाइट एडजस्ट कर रहे थे, डायरेक्टर चिल्ला रहा था और स्पॉट बॉय पसीने में तरबतर होकर सामान ढो रहे थे। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक लड़की थी, सृष्टि। सृष्टि की उम्र मुश्किल से 24 साल रही होगी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा भारीपन था। उसने हल्के नीले रंग का एक पुराना सा सलवार कमीज पहना था। सबसे अजीब बात यह थी कि मई की भीषण गर्मी में भी उसने अपने चेहरे के बाएं हिस्से को एक मोटे सूती दुपट्टे से पूरी तरह ढक रखा था। केवल उसकी दाहिनी आंख और चेहरे का दाहिना हिस्सा दिखता था, जो बेहद खूबसूरत था। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। अगर कोई उसे उस एक तरफ से देखता तो उसे मॉडल समझ लेता। लेकिन वो दुपट्टा एक ऐसा राज छिपाए हुए था जिसने सृष्टि की जिंदगी को नर्क बना दिया था। सृष्टि, कहाँ मर गई? प्रोडक्शन हेड की आवाज गूंजी। सृष्टि हड़बड़ाकर सामने आई। जी सर, आर्यन सर आने वाले हैं। उनकी ब्लैक कॉफी तैयार है। याद रखना, बिना चीनी की। अगर एक दाना भी चीनी का मिला तो तेरी नौकरी तो जाएगी ही, इस शहर में कहीं काम नहीं मिलेगा। जी सर, तैयार है, सृष्टि ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक डर था जो वर्षों के अपमान से पैदा हुआ था। कुछ ही देर में आर्यन अपनी वैनिटी वैन से नीचे उतरा। जैसे ही उसके जूते जमीन पर पड़े, सेट पर एक सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा सम्मान का नहीं, दहशत का था। आर्यन को परफेक्शन चाहिए था। अगर लाइट थोड़ी भी कम होती तो वो सेट छोड़कर चला जाता। अगर को स्टार की ड्रेस उसे पसंद नहीं आती तो वो शूटिंग कैंसिल कर देता। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा, एक खास तरह की गद्दीदार कुर्सी जिस पर सिर्फ वही बैठ सकता था। उसके बगल में उसकी मंगेतर और उस समय की टॉप एक्ट्रेस तान्या बैठी थी। तान्या उतनी ही खूबसूरत थी जितना आर्यन, और शायद उतनी ही घमंडी भी। बेबी, आज की लाइट कितनी खराब है ना, मेरी स्किन टोन डल लग रही है, तान्या ने नखरे करते हुए कहा। तुम अपनी फिक्र करो तान्या, कैमरा वैसे भी मुझ पर ही फोकस रहेगा। तभी सृष्टि वहां आई। उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि आर्यन के पास जाना शेर की मांद में घुसने जैसा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। सर, आपकी कॉफी, सृष्टि ने मेज पर कप रखते हुए कहा। आर्यन फोन में बिजी था। उसने बिना देखे हाथ बढ़ाया। तालमेल बिगड़ा। आर्यन का हाथ कप से टकराया और थोड़ी सी गर्म कॉफी छलक कर आर्यन के महंगे इटालियन जूतों पर गिर गई। एक सेकंड के लिए पूरा सेट थम गया। आर्यन ने धीरे से अपना फोन नीचे रखा। उसने पहले अपने जूतों को देखा, फिर ऊपर उठकर उस लड़की को देखा जो थर थर कांप रही थी। सॉरी सर, वो गलती से। सृष्टि के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। आर्यन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी। गलती? उसने इतने जोर से चिल्लाया कि सेट की छत गूंज उठी। तुम्हें पता है इन जूतों की कीमत क्या है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई, तुम्हारे बाप दादा की कमाई भी कम पड़ जाएगी इसे खरीदने में। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो झुककर अपने दुपट्टे से उसके जूते पोंछने लगी। माफ कर दीजिए सर, मैं साफ कर देती हूँ। जैसे ही वो झुकी, उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया। आर्यन की नज़र उसके चेहरे के उस हिस्से पर पड़ी जो जला हुआ था। वहां की त्वचा बुरी तरह झुलसी हुई थी, लाल और काली, सिकुड़ी हुई चमड़ी, बचपन के उस हादसे का निशान। आर्यन ने उसे देखते ही ऐसे पीछे झटका खाया जैसे उसने कोई सांप देख लिया हो। हटो पीछे, उसने घृणा से कहा और पैर से उसे हल्का सा धक्का दिया। सृष्टि जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह? आर्यन ने मुंह बनाते हुए तान्या की तरफ देखा। सिक्योरिटी, कौन भर्ती करता है ऐसे लोगों को? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सेट पर मुझे सिर्फ खूबसूरत चीजें चाहिए, और ये तो किसी डरावने सपने जैसी है। पूरा यूनिट देख रहा था। 200 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला।
सब अपनी नौकरी बचाना चाहते थे। सृष्टि जमीन पर बैठी थी, उसका दुपट्टा पूरी तरह गिर चुका था। वो जल्दी जल्दी अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक सबने उसे देख लिया था। लोग फुसफुसा रहे थे, बाप रे कितना भयानक चेहरा है, बेचारी कैसी जीती होगी। अरे इसे काम पर क्यों रखा, नजर लग जाएगी फिल्म को। आर्यन ने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक की और प्रोडक्शन हेड पर चिल्लाया, राजीव इस लड़की को अभी के अभी यहां से निकालो, और अगली बार अगर ये पनौती मेरे 100 मीटर के दायरे में भी दिखी तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। इसका जला हुआ चेहरा देखकर मेरा मूड, मेरी वाइब सब खराब हो गया। गेट आउट। सृष्टि उठी, उसने किसी की तरफ नहीं देखा, न तान्या की तरफ जो मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी, न उन क्रू मेंबर्स की तरफ जो उसे दया की नज़र से देख रहे थे। वो बस भागी। वो सेट के पीछे अंधेरे कोनों की तरफ भागी, जहां पुराने प्रॉप्स और बेकार सामान पड़ा रहता था। वहां जाकर वो एक बक्से के पीछे छिप गई और घुटनों में सिर देकर रोने लगी। उसे अपने जलने का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि दुनिया उसे इंसान नहीं, सिर्फ एक बदसूरत चेहरा मानती थी। वो सोच रही थी, क्या गलती थी मेरी? क्या खूबसूरती ही सब कुछ है? क्या मेरे दिल, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? उधर सेट पर आर्यन ने दोबारा मेकअप टचअप करवाया। रिलैक्स बेबी, इन गरीबों की वजह से अपना बीपी मत बढ़ाओ। आई नो, बस मुझे गंदगी पसंद नहीं है, और बदसूरती वो तो मेरे लिए पाप है। शूटिंग दोबारा शुरू हुई। आर्यन एक्शन सीन्स कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुदरत ऊपर बैठकर सब देख रही थी। आर्यन जिसे गंदगी कह रहा था और खुद को भगवान, वक्त उस भ्रम को तोड़ने के लिए अपनी बिसात बिछा चुका था। दोपहर के 2 बजे थे। लंच ब्रेक के बाद एक बड़ा धमाका वाला सीन शूट होना था। सेट पर पायरोटेक्निक्स यानी आग के गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाना था। सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन किस्मत के आगे सुरक्षा क्या करती। आर्यन अपनी वैनिटी वैन में था, जो सेट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। तान्या और उसके कुछ अमीर दोस्त भी अंदर थे। वे लोग शैंपेन पी रहे थे और हंस रहे थे। तभी बाहर एक शॉर्ट सर्किट हुआ। एक छोटी सी चिंगारी एक ज्वलनशील केमिकल के डिब्बे पर गिरी। पहले धुआं उठा और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सेट पर मची भगदड़ और वैनिटी वैन के दरवाजे पर गिरी जलती हुई बीम ने आर्यन की किस्मत को लॉक कर दिया था। आग आग सिर्फ गर्मी नहीं देती, वो सब कुछ निगल लेती है। स्टूडियो नंबर 7 अब शूटिंग सेट नहीं, बल्कि एक जलता हुआ शमशान लग रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि सेट के बड़े बड़े लाइट्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हवा में काले धुएं का गुबार ऐसा उठा जैसे दिन में ही रात हो गई हो। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वो सेट जहां कुछ मिनट पहले कट और एक्शन की आवाजें गूंज रही थीं, अब सिर्फ बचाओ बचाओ की चीखों से गूंज रहा था। आर्यन की वैनिटी वैन जो सेट के बीचों बीच खड़ी थी, अब आग की लपटों से घिर चुकी थी। वैन का ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम धमाके की वजह से जाम हो गया था। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा भयानक था। वैन के अंदर धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो महंगी शैंपेन की बोतलें टूटकर फर्श पर बिखरी हुई थीं। दरवाजा नहीं खुल रहा है। आर्यन का एक दोस्त पागलों की तरह हैंडल खींच रहा था। हम सब मारे जाएंगे। तान्या, जो कुछ देर पहले अपने स्किन टोन की फिक्र कर रही थी, अब अपनी जान की भीख मांग रही थी। आर्यन, कुछ करो, तोड़ो इस कांच को, वो चिल्लाई। आर्यन ने भारी डंबल उठाया, वही डंबल जिससे वो सेट पर वर्कआउट करता था, और पूरी ताकत से वैन की खिड़की के शीशे पर मारा। छनन, कांच टूटा, लेकिन पूरा नहीं, बस इतना रास्ता बना कि एक बार में एक ही इंसान निकल सके। हटो, तान्या ने आर्यन को धक्का दिया। लेडीज फर्स्ट। तान्या, पागल हो गई हो, मुझे भी निकलने दो, आर्यन चिल्लाया। लेकिन उस वक्त प्यार, रिश्ता सब धुआं हो चुका था। तान्या ने कांच के उस छोटे से छेद से खुद को बाहर निकाला। उसके कपड़े फट गए, हाथ छिल गए, लेकिन वो बाहर कूद गई। उसके पीछे पीछे आर्यन के दोनों दोस्त भी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकल गए। अब अंदर सिर्फ आर्यन बचा था। वो भी खिड़की की तरफ लपका, लेकिन तभी वैन की छत का एक हिस्सा जो आग से कमजोर हो चुका था, धड़ाम से नीचे गिरा। एक जलता हुआ भारी प्लाईवुड का टुकड़ा आर्यन के पैरों पर आ गिरा। आह! आर्यन की चीख वैन के अंदर ही घुट कर रह गई। वो फंस गया था। उसके पैर भारी मलबे के नीचे दबे थे और चारों तरफ आग की दीवारें थीं। उसने बाहर देखा, धुएं के बीच से उसे तान्या भागते हुए दिखाई दी। तान्या, तान्या रुको, मेरी मदद करो, मैं फंसा हूं, आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर आवाज दी। तान्या ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसने वैन को आग में घिरा देखा, फिर आर्यन का हाथ खिड़की से बाहर मदद मांगते हुए देखा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो पलटी और भीड़ में गायब हो गई।
आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिन लोगों पर उसने पैसा लुटाया, जिन्हें उसने अपना सर्कल माना, वो उसे जलने के लिए छोड़ गए थे। धुआं उसके फेफड़ों में भर रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शायद यही अंत है, उसने सोचा। द गॉड ऑफ ब्यूटी आज राख बनने वाला है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर स्टूडियो के पीछे वाले हिस्से में सृष्टि अभी भी उसी कोने में दुबकी हुई थी। भगदड़ की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा सेट चल रहा था। वो भागने ही वाली थी कि उसकी नजर उस वैनिटी वैन पर पड़ी, वही वैन जिसके मालिक ने उसे कुछ घंटे पहले पनौती कहा था। सृष्टि ने देखा कि वैन के अंदर आग तेजी से फैल रही है और खिड़की से एक हाथ बाहर लटक रहा है। वो हाथ हिलना बंद हो रहा था। उसने आसपास देखा, सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई उस वैन की तरफ नहीं देख रहा था। एक पल के लिए सृष्टि के मन में आया, भाग जा सृष्टि, ये वही आदमी है जिसने तुझे जलील किया, जिसने तुझे धक्का दिया। इसे जलने दे, शायद यही इसके कर्मों की सजा है। लेकिन अगले ही पल उसे अपना बचपन याद आ गया। वो आग, वो दर्द, जब वो जल रही थी और कोई उसे बचाने नहीं आया था। नहीं, उसने खुद से कहा, अगर मैंने इसे मरने दिया तो मुझ में और उस आग में क्या फर्क रह जाएगा। सृष्टि ने अपना दुपट्टा, जो उसकी ढाल था, उसका कवच था, उसे कसकर अपने मुंह और नाक पर बांधा। उसने पास पड़ी एक बाल्टी से पानी अपने ऊपर उड़ेला और वैन की तरफ दौड़ पड़ी। ए लड़की, पागल है क्या? वहां मत जा, सिलेंडर फट जाएगा। एक गार्ड ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि ने नहीं सुना। वो आग की लपटों को चीरती हुई वैन के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा लॉक था, हैंडल गर्म होकर लाल हो चुका था। उसने अपनी हथेलियों की परवाह किए बिना पास पड़ा हुआ एक लोहे का रॉड उठाया और दरवाजे के लॉक पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, खटाक, दरवाजा खुला और अंदर से काले धुएं का एक भपका बाहर आया। सृष्टि को जोर की खांसी आई, लेकिन वो अंदर घुस गई। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। अंदर फर्श पर आर्यन बेहोश पड़ा था। उसके पैरों पर जलता हुआ मलबा था। सर, सर उठिए! सृष्टि ने आर्यन के गाल थपथपाए। आर्यन ने अधखुली आंखों से देखा। धुएं के बीच उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसे लगा शायद कोई फरिश्ता है। सृष्टि ने पूरी ताकत लगाकर आर्यन के पैरों से वो भारी मलबा हटाया। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। हिम्मत मत हारना सर, मैं हूं ना, वो बड़बड़ाई, शायद खुद को हौसला देने के लिए। उसने आर्यन का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे घसीटना शुरू किया। आर्यन भारी था और सृष्टि का शरीर दुबला पतला, लेकिन पता नहीं उस वक्त उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी। वो इंच इंच उसे दरवाजे की तरफ खींच रही थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, वैन की छत का एक लोहे का गर्डर, जो आग से पिघलकर लाल हो चुका था, चरराहट के साथ टूटा। सृष्टि ने ऊपर देखा। उसे समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। अगर वो पीछे हटती तो बच जाती, लेकिन आर्यन मर जाता। उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उसने पूरी ताकत लगाकर आर्यन को दरवाजे से बाहर धक्का दिया। जाइए! आर्यन का शरीर वैन से बाहर गीली घास पर जा गिरा। वो सुरक्षित था, लेकिन उसी पल धड़ाम, वो जलता हुआ गर्डर सीधे नीचे गिरा। लेकिन सृष्टि को नहीं लगा। वो गर्डर वैन के फर्श पर गिरा, मगर उसके साथ लटकता हुआ एक बिजली का तार और पिघला हुआ प्लास्टिक सीधा आर्यन के चेहरे की तरफ लपका, जो अभी भी वैन की सीढ़ियों के पास पड़ा था। नहीं, नहीं! सृष्टि चिल्लाई। वो आर्यन के चेहरे को बचाने के लिए उसके ऊपर झुकी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गर्डर के गिरने से जो चिंगारियां और ज्वलनशील केमिकल का छिड़काव हुआ, वो सीधा आर्यन के चेहरे और गर्दन पर आ गिरा। आह! आह! आर्यन की चीख सायरन की आवाज को भी दबा गई। ये दर्द मौत से भी बदतर था। उसका चेहरा, उसका वो परफेक्ट चेहरा अब आग की गिरफ्त में था। सृष्टि ने अपने हाथों से, अपने कपड़ों से आर्यन के चेहरे पर लगी आग को बुझाने की कोशिश की। उसकी हथेलियां जल गईं, लेकिन उसने आर्यन को नहीं छोड़ा। कुछ ही पलों में फायर ब्रिगेड की पानी की बौछार उन पर पड़ी। आग बुझ गई थी। आर्यन बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा अब वो नहीं रहा था जिसे दुनिया पूछती थी, और उसके बगल में बैठी थी सृष्टि, हाफती हुई, जली हुई हथेलियों के साथ। उसने आर्यन को बचा लिया था, लेकिन उसने वो खो दिया था जो आर्यन को सबसे प्यारा था, उसका चेहरा। दूर एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। सृष्टि ने आर्यन के जले हुए चेहरे को देखा और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। माफ करना सर, उसने धीरे से कहा। मैं आपकी जान तो बचा पाई, लेकिन आपका गुरूर नहीं बचा पाई। अस्पताल की गंध,
वो फिनाइल और दवाओं की मिली-जुली दम घोटने वाली गंध। आर्यन के होश में आते ही सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो यही गंध थी। उसके बाद आया दर्द, ऐसा दर्द जैसे उसकी त्वचा पर हजारों सुइयां एक साथ चुभाई जा रही हों। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन पलकें भारी थीं। सब कुछ धुंधला था। सफेद दीवारें, सफेद छत और मशीनों की वो लगातार बजती हुई आवाज, बीप बीप बीप। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक भारी आवाज गूंजी। आर्यन ने कराहते हुए सिर हिलाने की कोशिश की लेकिन उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा चेहरा पट्टियों यानी बैंडेजेस से कसा हुआ है। उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा था। मैं डॉक्टर खुराना हूं, प्लास्टिक सर्जन। आप ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हैं। आप एक बड़े हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप खतरे से बाहर हैं। खतरे से बाहर? आर्यन का दिमाग सुन्न था। उसे याद आने लगा आग, वैनिटी वैन, धुआं और वो भयानक गर्मी। उसने अपना हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया लेकिन नर्स ने उसे रोक लिया। नहीं सर, प्लीज टच मत कीजिए, इन्फेक्शन हो सकता है। आर्यन ने अपनी आंखों से इशारा किया। वो बोलना चाहता था लेकिन गले से सिर्फ आह की आवाज निकली। वो पूछना चाहता था, मेरा चेहरा कैसा है? अगले 48 घंटे आर्यन के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसे नींद के इंजेक्शन दिए जाते रहे। सपनों में उसे बार बार वही आग दिखती और फिर उसे वो साया दिखता जिसने उसे बचाया था। कौन थी वो? उसे ठीक से याद नहीं था, बस एक धुंधली सी याद थी। कोई उसे घसीट रहा है, कोई रो रहा है। तीसरे दिन डॉक्टर ने उसकी पट्टियां खोलने का फैसला किया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ डॉक्टर, 2 नर्स और आर्यन का मैनेजर राहुल मौजूद थे। तान्या वहां नहीं थी। आर्यन, मैं पट्टियां हटा रहा हूं, डॉक्टर खुराना ने संजीदगी से कहा। मैं चाहता हूं आप खुद को तैयार रखें। रिकवरी में वक्त लगेगा। धीरे धीरे पट्टियां खुलने लगीं। कैंची की आवाज आर्यन के कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। जैसे ही आखिरी पट्टी हटी, कमरे में मौजूद नर्स की एक हल्की सी सिसकी निकली। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राहुल, जो आर्यन का मैनेजर कम और चमचा ज्यादा था, ने अपनी नजरें फेर लीं। इस प्रतिक्रिया ने आर्यन का दिल बैठा दिया। शीशा, आर्यन ने मुश्किल से अपनी फटी हुई आवाज में कहा। मुझे शीशा चाहिए। डॉक्टर ने मना किया। अभी नहीं आर्यन, अभी सूजन है, घाव ताजा है, कुछ दिन रुक जाओ। शीशा, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज में वही पुरानी जिद और हुक्म था, लेकिन इस बार उसमें लाचारी भी मिली हुई थी। उसने पास रखी ट्रे को हाथ मारकर गिरा दिया। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने कांपते हाथों से एक हैंड मिरर आर्यन को थमा दिया। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे आईना अपने चेहरे के सामने किया और फिर वक्त थम गया। आईने में जो दिख रहा था वो आर्यन सिंघानिया नहीं था, वो गॉड ऑफ ब्यूटी नहीं था। चेहरे का बायां हिस्सा वो तो जैसे था ही नहीं। वहां सिर्फ जली हुई लाल काली मांस की लोथड़े जैसी त्वचा थी। उसकी बानी आंख की पलकें जल चुकी थीं। गाल की हड्डी के पास एक गहरा गड्ढा था जहां त्वचा पिघलकर चिपक गई थी। होंठ का एक हिस्सा टेढ़ा हो गया था। वो किसी हॉरर फिल्म का राक्षस लग रहा था। नहीं, आर्यन फुसफुसाया। ये मैं नहीं हूं, ये झूठ है। उसने अपनी उंगलियों से उस जले हुए हिस्से को छूने की कोशिश की। दर्द हुआ। ये सपना नहीं था, यह हकीकत थी। आर्यन ने एक भयानक चीख मारी और आईने को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। छन! कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन का घमंड और उसकी जिंदगी बिखर गई थी। बाहर जाओ, सब बाहर जाओ! वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वो रो रहा था, लेकिन जले हुए चेहरे पर आंसू तेजाब की तरह लग रहे थे। तभी दरवाजे पर आहट हुई। तान्या मैम, प्लीज अभी नहीं, वो बहुत गुस्से में है। हटो तुम। तान्या ने नर्स को किनारे किया और अंदर आई। आर्यन ने तान्या की आवाज सुनी। एक उम्मीद की किरण जागी। तान्या, उसका प्यार, वो उसे समझेगी। वो तो उससे प्यार करती है ना। तान्या, आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसने अपना जला हुआ चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं की। उसे लगा तान्या दौड़ कर आएगी और उसे गले लगा लेगी, लेकिन तान्या वहीं दरवाजे पर जम गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खौफ था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे उसे उल्टी आ रही हो। ओ माय गॉड! तान्या के मुंह से निकला। आर्यन, तुम्हारा चेहरा। तान्या, ये ठीक हो जाएगा, आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर ने कहा है प्लास्टिक सर्जरी से। तान्या 2 कदम पीछे हट गई।
उसने आर्यन के बढ़ाए हुए हाथ को ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदी चीज हो। आर्यन, बी प्रैक्टिकल। तान्या की आवाज में अब वो मिठास नहीं, एक ठंडापन था। तुम्हें पता है मेरा करियर पीक पर है। मैं ऐसे किसी के साथ पब्लिकली नहीं दिख सकती जो। वो रुक गई। राक्षस शब्द उसके होठों तक आकर रह गया। जो क्या तान्या? जो अब हैंडसम नहीं रहा? जो अब तुम्हारी तस्वीरों में अच्छा नहीं दिखेगा? तान्या ने अपनी नजरें झुका लीं। सॉरी आर्यन, मुझे अपनी इमेज का ख्याल रखना है। ब्रांड्स मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। आई होप तुम समझोगे। गुड बाय। उसने अपनी उंगली से वो हीरे की अंगूठी जो आर्यन ने उसे पेरिस में पहनाई थी निकालकर साइड टेबल पर रख दी। बिना एक बार भी पीछे मुड़े तान्या चली गई। उसके सैंडल की टक टक की आवाज आर्यन के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। उसके जाने के बाद राहुल भी आया। सर, वो प्रोड्यूसर्स का फोन आ रहा था। उन्होंने आपको अगली फिल्म से रिप्लेस कर दिया है और वो एंडोर्समेंट वाले भी कह रहे हैं कि अब आप फेस नहीं रहे। मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं सर। मुझे दूसरे स्टार के साथ काम मिल गया है। एक एक करके सब चले गए। कमरा खाली हो गया। आर्यन अपने आलीशान अस्पताल के बिस्तर पर अकेला बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की के कांच पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान भी उसकी किस्मत पर रो रहा हो। आज उसे वो शब्द याद आ रहे थे जो उसने सृष्टि से कहे थे, ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करो। किस्मत ने कैसा क्रूर मजाक किया था। आज वही शब्द, वही नजरें, वही घृणा उसे वापस मिल रही थी। वो अब उसी दुनिया का हिस्सा था जिसे वो गंदगी कहता था। उसने साइड टेबल पर रखी उस अंगूठी को देखा। करोड़ों की दौलत, फेम, फॉलोअर्स सब उस जले हुए चेहरे के आगे राख हो गए थे। मैं खत्म हो गया, उसने अंधेरे में खुद से कहा। लेकिन आर्यन वो नहीं पता था कि इस अंधेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर में एक लड़की अब भी बैठी थी, सृष्टि। उसके दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थीं क्योंकि आर्यन को बचाते वक्त उसके हाथ जल गए थे। वो पिछले 3 दिनों से वहीं थी। न उसने खाया था, न ठीक से सोई थी। जब तान्या और राहुल आर्यन को छोड़कर जा रहे थे, सृष्टि ने उन्हें जाते हुए देखा था। उसे उन पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। वो उठी और धीरे धीरे आर्यन के कमरे के दरवाजे तक गई। उसने कांच के छोटे से पैनल से अंदर झांका। अंदर वो घमंडी देवता अब एक टूटा हुआ इंसान बनकर रो रहा था। सृष्टि जानती थी कि ये दर्द कैसा होता है। वो जानती थी कि अब आर्यन की असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई है। शरीर की आग तो बुझ गई थी, लेकिन रूह की आग अब उसे जलाएगी, और उसे बुझाने के लिए किसी दवाई की नहीं, सहारे की जरूरत थी। सृष्टि ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? क्या वो उसे फिर से जलील करेगा? उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया।